ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਟੌਰ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਏ ਸਿਖਾਈ ਨੀ, ਨੌਲੇਜ ਬਥੇਰੀ ਬਟ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਈਨੀ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਰੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਮਾਨੀ। ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ। ਬੋਟਮ ਟੂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਲ ਰਾਨੀ ਨੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨੀ। ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਵੱਡਾ ਛੇਤੀ ਨੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੀ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਚੌਂਕਦਾ ਜੋ ਜਾਨੀ। ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ। आप सभी के बीच में विकास राकेश यादव सर, कैरियर की जान शान, बच्चों के दिल में बसने वाले राकेश यादव सर का स्वागत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कैरियर की पूरी टीम के साथ। टॉप उत्ते ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਏ ਸਿਖਾਈ ਨੀ, ਨੌਲੇਜ ਬਥੇਰੀ ਬਟ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਈਨੀ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਰੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਮਾਨੀ। ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ, ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप लोगों में इतना पेशेंस है, इतना पेशेंस बहुत कम बच्चों में ही मिलता है। आप आए हैं हमसे मिलने, हमारी बात सुनने, हम भी आपसे मिलने आए हैं, आपकी बात सुनने। मेरे बच्चे, आज हम कोशिश करेंगे कि अब जो आने वाला 15-20 मिनट का सेशन होगा, इसमें आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आपकी लाइफ को, आपकी आने वाली जर्नी को कुछ बेहतर कर पाए, कुछ जीने का नया ढंग ला पाए, कुछ बेहतरीन तरीके से उन चीज़ों को सोच पाए और अपनी तैयारी को, अपने जीवन की जो हमारा लक्ष्य है उसको एक अच्छे मुकाम पर ले पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कैरियर परिवार है, सच बात तो ये है कि इसके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात काम करते रहे, जो उन्हें मिला उससे ऊपर बढ़ के काम करते रहे। उसी वजह से एक टीचर इतने सारे बच्चों तक पहुंच पाया। अगर शायद उस एक आदमी के एफर्ट नहीं होते तो आज ये इतना बड़ा परिवार खड़ा नहीं होता। कोई ना कोई एक ऐसा चेहरा जरूर रहता है जो उस परिवार में छिपा रहता है और छिप के काम करता है और मन लगा के बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। और उसी प्रयास को मैं आज यहाँ पे सम्मानित करना चाहूँगा आप सभी के बीच में। मेरे बच्चों, हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ बहुत सालों से, जब शायद कैरियर स्टार्ट हुआ तभी से जुड़ा हुआ है, और ये वो बच्चा है, मैंने इसको कैरियर में हर दुख में दुखी होते देखा और हर खुशी में खुश होते देखा। ये वो बच्चा है जो बहुत शुरुआती दिनों से मन करके काम कर रहा है। और आपको एक चीज मैं कहूँगा, अगर आप समझ पाए अपने जीवन में, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता ठीक मंचों में। आप निस्वार्थ होकर काम करते रहते हैं, आपको इस बात की लालसा नहीं होती कि मेरी तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही, मेरी इंपोर्टेंस को वैल्यू की जा रही कि नहीं की जा रही। लेकिन फिर भी अगर आप मन करके पॉजिटिव होकर जीवन भर लगे रहे तो मेरे बच्चे, आपकी इंपोर्टेंस को बयां करने के लिए राकेश यादव जैसा जो मुंह है वो बहुत छोटा है, मेरे जो शब्द है वो बहुत छोटे हैं। ये वो बच्चा है जिसने कैरियर में हर दिन हर समय अपना पूरा 100% दिया और आज ये इतना बड़ा परिवार बना है, उसमें इस बच्चे का बहुत बड़ा रोल है। और मैं आज चाहूँगा
कि आज जो ज्योति जले यहाँ पर आपके मन में भी और हमारे मन में भी और प्रकाश भी हो, तो उसमें इसको जलाने का जो अधिकार है वो इस बच्चे का है। और मैं चाहूंगा कि ये बच्चा जो है दीपो हतु मे पापम शंखम दीपो नमस्तुते नमस्तुते। माँ सरस्वती हर बच्चे के सपने को सच करे, उनके गुरु को इतनी क्षमता दे। देखो, आप ये बात तो समझते हैं कि पढ़ने के लिए इतना सारा कंटेंट है। कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है जिसका सिलेबस फिक्स हो। अगर आपको ये लिख दिया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस इतना नहीं है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो इतना है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ से गाइडलाइन ले रहे हैं, अपने आप को किस रूप में तैयार कर रहे हैं। हमें ये पता तो हो कि हमें कितना पढ़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज से बहुत साल पहले नवजोत सिंह सिद्धू को कितने लोग जानते हैं, क्रिकेटर जो है, बहुत बढ़िया। तो नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री कर रहे थे और साथ में थे उनके सुनील गावस्कर। तो उस समय एसएन दास करके ओपनिंग में क्रिकेट खेलने आता था, इंडियन टीम में ओपनिंग करने आता था ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में इतनी बुरी हालत होती थी कि इंडिया टीम जाती थी, सचिन जैसे भी टूट फूट के तुरंत आउट हो जाते थे। वो लगा रहता था 200 200 250 250 बॉल और उसके रन होते थे 20 18 ऐसे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने एट रैंडम वहां पे एक शब्द फेंक दिया कि ये हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बढ़िया टेस्ट ओपनर है, मतलब टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला ओपनिंग बैट्समैन है। तो सुनील गावस्कर साहब ने पूछा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया टेस्ट बल्लेबाज है। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक अच्छे खिलाड़ी में ना, टेस्ट ओपनर यानी ओपनिंग में जो बैटिंग करता है उसमें 3 क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी बॉल खाली छोड़नी है, कौन सी बॉल बैट से खेलनी है बल्ले से, और कौन सी बॉल पैड से खेलनी है जो पैर पे पहनते हैं। जिसको इन तीनों चीजों की समझ है वो सच मायने में नंबर 1 बल्लेबाज है। और इस खिलाड़ी को एग्जैक्टली तीनों सिचुएशन पता है। मेरे बच्चे, एक स्टूडेंट के लिए भी कामयाबी के 3 ही रास्ते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना और कहां से पढ़ना है। अगर आप इन तीनों सवाल का जवाब ले आएंगे ढूंढ के, तो आपकी 80% मेहनत बच जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपके पास 3 सवाल हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहां से पढ़ना है, अगर आपके पास ये 3 सवालों के जवाब हैं तो 80% मेहनत आपकी बच जाएगी और 20% मेहनत की जरूरत है, उतने में सिलेक्शन मिल जाता है। पहली चीज तो हुआ ये। दूसरी चीज मैंने कहा कि हमें समझने की चीजों को शक्ति कितनी होती है। जैसे मैं कोई बात कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या है, इसको तुरंत समझ रहे होंगे। जो तुरंत समझ रहे होंगे उनको इंटरेस्ट आ रहा होगा सुनने में। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी तो उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। मतलब क्या है कि हम किसी चीज को सुनने के लिए कितने तैयार हो पाते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें आवाज नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग 3-3 घंटे देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को समझ रहे होते हैं। तो अगर आप में समझने की ताकत है, और समझने के लिए किसी बेसिक की जरूरत नहीं है कि आपका मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड नहीं। समझने के लिए एक स्वस्थ दिमाग की जरूरत है कि हम सुन कितना सकते हैं। हम जितना अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा हमें याद होगा और उतना ही अच्छा हम लिख पाएंगे और उतना ही अच्छा फिर हमारे जीवन में आगे काम होगा। तो पढ़ाई करते वक्त जो बच्चे 3 घंटे में सिलेक्शन ले रहे हैं और जो 9 घंटे में सिलेक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें मुझे लगता है एक सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि वो उन 3 सवालों के जवाब शायद ठीक से छांट नहीं पा रहे। अब उन 3 सवालों के जवाब मिले कहाँ से? तो ये सबकी अपनी लड़ाई है, इसमें सबको रिसर्च करना पड़ेगा। YouTube के ऊपर है ना, आप YouTube पे डालिए कि पतला होने के लिए सबसे बढ़िया डाइट बताइए क्या है। भाई साहब 1000 यूट्यूबर अलग अलग डाइट बता रहे होंगे, 1000 लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप जीएस में पढ़ने का पूछेंगे यश रावत सर से, शिवान सर से, सबकी अलग अलग रणनीति होगी। मेरी हमेशा रणनीति रही है कि सुबह 4 बजे उठो और सुबह 4 से 8 बजे तक पढ़ाई करो। लेकिन बहुत सारे लोगों की रणनीति रहती है हम पूरी रात पढ़ेंगे। तो ये डिसाइड करना आदमी का अपने स्वभाव पे निर्भर करता है और उसके खुद के इंटेलेक्चुअल पे निर्भर करता है। ठीक है, तो तीनों सवालों के जवाब ढूंढो, उसके बाद खुद से उस पर काम करो।
फिर आप ठीक जगह पहुंचेंगे। सर मेरा नाम कार्तिक कुमार है और मैं मैनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर मैं पहले इंस्टीट्यूट चलाता था, खुद का इंस्टीट्यूट टीचिंग के लिए। सर मैं इस दुविधा में पढ़ा हुआ हूँ कि मैं पढ़ाऊँ या सर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे सिलेक्टेड होकर चले गए। कभी कभी सर ये लगता है कि मैं टीचिंग करूँ, सर कभी कभी लगता है कि मैं भी सिलेक्टेड हो जाऊँ। सर मैंने एग्जाम भी निकाले, मैंने सर ASI का एग्जाम निकाला है, CRPF ASI का, मैंने नेवी का एग्जाम निकाला, सर मैंने आर्मी का एग्जाम निकाला है। सर मैं इस दुविधा में हूँ सर, मैं पिछले साल ही स्कूल बंद करके देहरादून आया हूँ। हमारे साथ पढ़ाई में लड़के करीब 15 से 20 लड़के सिलेक्टेड होकर चले गए, कुछ GD में हो गए, कुछ एयरफोर्स में हो गए, कुछ आर्मी में हो गई। और सर मैं यहाँ इस दुविधा में आया हूँ कि मैं जाऊँगा देहरादून, तैयारी करूँगा। सर यहाँ आके फिर से वही दुविधा हो गई कि मैं सर दोबारा से टीचिंग करूँ या सर अपनी तैयारी करूँ। ठीक, मैं इस दुविधा से निकल नहीं पा रहा हूँ। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम कार्तिक यादव, मैनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैनपुर, जी जी मैं बता रहा हूँ। देखो इस बच्चे का एक सवाल है और ये सवाल इतना खतरनाक है कि जिस पे दागोगे वो मरेगा। कारण क्या है? इसने पूछा कि मैं टीचर होता और मेरा मैनपुरी में इंस्टीट्यूट था और मैं वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ा रहा था, वहाँ से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे लगा कि मुझे दोबारा अपने लिए सोचना चाहिए, मैं खुद सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हूँ, और इसने सब कुछ बंद करके देहरादून आ गया। अब ये अपनी दुविधा का जवाब मेरे से जानना चाहता है कि मैं इसको ये कहूँ कि टीचिंग कर ले दोबारा या सरकारी नौकरी पे लगा रहा है। मैं अपनी जर्नी से चीजें उठाता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि वो सच रहें और प्रैक्टिकल रहें। मेरे बच्चों मैंने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी। मैंने यूपीएससी की तैयारी एक जलन में करने की सोची। जलन क्या हुई कि मेरा एक रिलेटिव था 2011 में, उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया। किसमें? जोर से बोलो। आईएएस में। और उस समय मैं क्या था? मैं था दिल्ली सरकार में टीचर। मैं क्या था? दिल्ली सरकार में टीचर। तो आप जानते हैं सोशली अगर देखें तो टीचर की वैल्यू है नहीं, और आईएएस तो भैया अपने आप में बहुत कुछ हो गया। और जो आईएएस बना वो मेरे बिल्कुल ससुराल पक्ष के नजदीक से बन गया, समझो मेरा साला बन गया। तो 2011 में मुझे क्या हुआ, मैं ट्यूशन पढ़ाता था अपने घर में, बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मुझे वो आग लगी कि अब तो साला आईएएस बनना है, क्योंकि हम कम क्यों रह जाएं। मैंने राजा आईएएस की तैयारी शुरू कर दी, अपना ट्यूशन का धंधा छोड़ दिया, लाख 1.5 लाख रुपए जो कमाता था, सरकारी नौकरी से भी लगभग हाथ धो दिया, और मैं चला गया मुखर्जी नगर कोचिंग लेने। 3 महीने कस के मेहनत की यूपीएससी की। 3 महीने बाद मैंने अपने आप को पहचान लिया कि मैं इसमें 3 साल भी लगा रहूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में यही उपलब्धि मानता हूं कि मैंने 3 महीने में ये डिसीजन ले लिया कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेरे अंदर का स्टूडेंट मर चुका है। मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं, पढ़ नहीं सकता। एज ए स्टूडेंट बैठ गया। मैंने वहां पे 3 महीने बाद कोचिंग छोड़ दी, जिसकी फीस दी थी। उसके बाद ये लगा कि घर कैसे जाऊं। शादी हो चुकी थी, बच्चे भी थे। घरवाली के साथ तो एक ही जवाब था ना, बन गए मेरे भाई के बराबर, समझ गए ना। अब इस मजबूरी में कि साला घर कहूं क्या, कि कोचिंग क्यों छोड़ दी, क्योंकि मैं आराम से 1.5 लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा रहा था घर में बैठ के। सरकारी मास्टर, सरकारी स्कूल के बच्चों को बुलाता था ट्यूशन पे और पढ़ाता था। वो छोड़ के आईएएस की तैयारी करने गया और 3 महीने में मेरे को औकात नजर आ गई। फिर मैंने सोचा कि करूं क्या ऐसा कि आईएएस नहीं बन पाया तो कुछ इज्जत बची रह जाए। तो उसी का परिणाम है जो आज आपको बोल रहा हूं। उस समय मैंने एक डिसीजन लिया, इज्जत बचाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। मैंने कभी एसएससी के को नहीं पढ़ाया, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ना कोचिंग करी, ना पढ़ाया कभी जीवन में। बस उस बेइज्जती से बचने के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में फिर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्ट भी हुआ, बहुत अच्छा नाम भी चला। आज उस आईएएस को कोई नहीं पूछता, और उसके जैसे 50 आईएएस को हमें पूछते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि
पिन पॉइंट पे जो डिसीजन लेने की क्षमता है ना, वो हर किसी में अलग अलग है। मैं अगर तुझे आज ये कह दूं कि तू कोचिंग चला ले और तू ना चला पाए, कल को उतना बड़ा मुकाम हासिल ना कर पाए, तो भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी तू मुझसे अपना बड़ा समझ के अगर सलाह ले रहा है, तो मैं तुझे एक ही सलाह दूंगा, आंख बंद करके 1.5 साल अपने आप को सरकारी नौकरी की तैयारी में झोंक दे, क्योंकि टीचिंग तो तू 2 साल बाद भी कर लेगा, वो धंधा तो हमेशा तेरे पास है, ठीक है। तो मन करके तैयारी कर। और मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूं वो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, वो हो सकता है गलत भी हो, तो उस पर नाराज नहीं होना। हाँ, और कोई बच्चा जी? हाँ बच्चे, देखिए पेशेंस सबको रखना होगा, क्योंकि आप जितना संयम बरतेंगे ना, पता नहीं कौन सी इन टीचरों की बात, कौन सी मेरी बात आपको दोबारा से खड़ा कर दे, और अगर आप किसी जगह पे रुके हुए हैं तो उससे आगे बढ़ा दे। जीवन जीने का तरीका भी यही है कि आप 2 कदम बढ़ाइए, पीछे से कोई ना कोई ऐसी ताकत आएगी जो आपको और 2 कदम आगे ले जाएगी। पूछे। प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जैसे हम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये जो भी करते हैं, कभी कभी क्या होता, कभी क्या अभी हो ही रहा है सर कि मैथ में सर जब 20 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, उसके बाद या तो आ नहीं रहे या तो टाइम टेकन हो जा रहे हैं। सेम चीज़ सर इंग्लिश में हो रही है। जीएस में सर 13-14 पे ही कहानी ख़त्म हो जा रही है सर। और से रीजनिंग में भी सर, रीजनिंग में तो चला जाता है 23-24 तक, और ये समस्या सर बहुत ज़्यादा हो रही है। कितने टाइम से तैयारी कर रहा है? सर मैं 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी ये हाथीगढ़ कला स्टेट में एज MTS सर ज्वाइन हूँ। 2021 के बैच का मैं सर ज्वाइन हूँ। गोपाल सर और गगन सर से सर मैंने मैथ इंग्लिश भी की थी, और सर CGL की भी तैयारी मैं किया था। और वो जो सर 18 तारीख को पेपर पड़ा था, जिसमें सर 200 में से नंबर बढ़ा के दे दिए गए थे, उसमें भी मेरे सर 227 नंबर सर आए थे मैथ में, और इंग्लिश में सर 161 थे, और प्री में सर 131.5 के आसपास थे, तो जिससे सर फाइनल सिलेक्शन सर नहीं हो पाएगा। उस बार उसमें सर ऐसा हुआ था उस बार कि ये ऐसे राइटिंग भी साथ ही ले ली गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था। तो अभी तो सर यहाँ ज्वाइन हूँ, उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ सर। अभी कहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है? सर इस समय आप इंडिया में MTS हूँ सर, हाथीगढ़ स्टेट में। अच्छा, MTS की जॉब अभी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो? बहुत बढ़िया सर, वहाँ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का हूँ। बहुत बढ़िया जी सर। और गोपाल सर से भी सर मेरा क्वेश्चन रहेगा, पहले सर आप इसका उत्तर ठीक है। अच्छा, इस बच्चे का सवाल ये है कि ये बच्चा ऑलरेडी भारत सरकार में नौकरी कर रहा है MTS की पोस्ट पे, और 2019 से तैयारी कर रहा है। तैयारी सर 2017। अच्छा, तैयारी 2017 से 2019। राहुल गांधी जीत गया लेकिन तुझसे नहीं, 2017 से बच्चा तैयारी कर रहा है, और इसका सवाल ये है कि अभी तक CGL में सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ सर, मतलब छूट ही जाता है सर। एक बार CSL में हुआ था, लेकिन एर्नाकुलम केरल में मिल गया था। अच्छा, केरल में। तो सर उसको वहाँ और दोस्त हैं, उन्होंने कहा मत ज्वाइन करो, 1900 पे ग्रेड है, ठीक जाना ज़्यादा है। अच्छा देखो, सबसे अच्छी चीज तो क्या है कि तेरे पास एटलीस्ट एक सरकारी नौकरी है ना, एक्सपेरिमेंट करने का मौका है तेरे पास। कई बार क्या होता है कि हम गलत ट्रेन में चढ़ चुके होते हैं, और हम कितना भी गूगल मैप लगा लें, वो आपको आपके स्टेशन पे नहीं पहुंचा सकती। मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? इस बच्चे को 2017 से तैयारी करते हुए हो गया। इसका सवाल ये है कि मेरा CGL नहीं निकल रहा। मैंने आपको ये सलाह दी है कि कई बार हम ऐसी ट्रेन में बैठ जाते हैं जो आपके स्टेशन पे लेके जाएगी ही नहीं, वो कहीं और घुमाती रह जाएगी। तो कई बार हमें अपना साहस बढ़ाना चाहिए, हिम्मत करके उस ट्रेन से कूद लेना चाहिए और दूसरी ट्रेन की तलाश करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी टीचर है ना, अपने आप में परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी गलतियां पढ़ाने में हो सकता है, जिनसे अभी आप पढ़ रहे हो उनमें हो, बहुत सारी गलतियां पढ़ाने में मुझ में हो, बहुत सारी गलतियां पढ़ाने में इनमें हो। कई बार क्या होता है कि पढ़ाने का तरीका हर एक टीचर का अलग अलग होता है, और उनके तरीके से कुछ ऐसी चीज रुक रही हो कि आपका स्कोर इंप्रूव ही ना हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि आप, चूंकि आपके पास सरकारी नौकरी है, तो रिस्क लेने का पावर है आपके पास। तो एक बार अपने आप को दोबारा से चेंज ओवर करिए, दोबारा से नए सिरे से अपने आप को खड़ा करिए, और दोबारा से एक बार शुरुआत करिए, फिर उठिए। और ये जो दोबारा शुरुआत है, ये मात्र 3 महीने में कर दीजिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, सर मेरा नाम आकाश कुमार है। सर मैं CDS का स्टूडेंट हूँ। अच्छा,
और सर आपसे मैथ्स के लिए कोर्स लिया था और सर अभी ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है ये। हाँ और सर फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मैथ्स पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि मैं पूरा कोर्स कर नहीं पाऊँगा, तो मैथ्स मैंने ड्रॉप कर दिया। और सर कोर्स आपका ही था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ जीएस के बल पे मेरा पेपर हुआ नहीं अब की बार। तो सर मैं दोबारा जब पढ़ने गया तो सर जो चैप्टर पढ़ चुका हूँ ऐसा लग रहा ये दोबारा बिल्कुल नया चैप्टर है, मतलब ऐसा है कि रिवीजन भी नहीं किया, भूल चुका हूँ सर। तो सर दिक्कत यह है कि अब उसे पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है सर, एक बार पढ़ चुका हूँ ना, तो सर ये इस चीज़ को कैसे टैकल करूँ समझ नहीं आ रहा सर मुझे। नाम क्या आपका? सर आकाश कुमार। आकाश कुमार। मैं कोई चीज़ कहूँगा नाराज तो नहीं होगा? सर बिल्कुल नहीं सर। आकाश बड़ा स्टाइलिश बच्चा है, इसने बाल भी पूरे सॉलिड बना रखे हैं। इस बच्चे का कहना है कि सर मैंने सीडीएस का एक बार आपका बैच ज्वाइन किया मैथ का, उसमें मैंने 1-2 चैप्टर पढ़े, उसके बाद मन ही नहीं करा आगे पढ़ने का, फिर मैंने वो छोड़ दिए। फिर मैंने जीएस के दम पे सोचा कि सीडीएस निकल जाएगा, फिर जीएस के दम पे सीडीएस निकला नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं। अब कह रहे हैं जब मैं दोबारा पढ़ने गया आप वाली क्लासें तो लगा कि ये सब कुछ नया है। अब कह रहा है कि कैसे कंटिन्यू करूं इसको। देख सबसे पहले तो है ना अपने अंदर का स्टूडेंट जगह, बुरा शब्द लगेगा लेकिन जगह। स्टूडेंट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि स्टूडेंट वो होता है जिसमें संयम बहुत ज्यादा होता है, फैशन जीरो होता है, ग्राउंड पे उठता है। आप जानते हैं ना स्टूडेंट की बहुत हार्ड वर्कर होता है, डिसिप्लिन होता है और डेडिकेटेड होता है। आप इसमें कोई बुराई नहीं है कि डेडिकेशन के साथ फैशन भी किया जाए और मौज मस्ती भी की जाए, लड़कीबाजी भी की जाए, जीवन सबका है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां हर साल जिस देश में 4 करोड़ बच्चा तैयारी करने नया आ रहा है, वहां 1% भी गुंजाइश देना शायद बहुत बड़ी मूर्खता होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आज से ही अपने अंदर के स्टूडेंट को मार पीट के जगह, और स्टूडेंट का मतलब वो जो नॉर्मल हो, हार्ड वर्कर हो, डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, जिसके अंदर किसी तरीके का कोई गुण ना हो। जिसने ये गुण अपनाए हैं वो सारे कामयाब हुए हैं। दोबारा से मेहनत कर, जिस चीज की हम चाह रख रहे हैं ना उसमें शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे लगा रहेगा तो इंटरेस्ट आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आकाश। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने घर पे बैठ के ना कोई मूवी देख रहा था जिसका नाम था गोट लाइफ नाम था उसका। मेरे बच्चों आप सबको समझनी चाहिए, चीज बहुत अच्छी है अगर आपको ठीक लगे। गोट लाइफ करके एक मूवी थी, वो पूरी मूवी साउथ की लैंग्वेज में थी, कन्नड़ वन्नड़ या तमिल में, अपने को कुछ पल्ले पड़ ही नहीं रहा था। लेकिन उसके 1-2 सीन मुझे थोड़े से अच्छे लगने लग गए। मेरे शुरुआत में उससे इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मेरे पास उस दिन करने को कुछ था भी नहीं, मैं बिल्कुल खाली बैठा था। तो जब मैं खाली बैठा था तो मुझे लगा थोड़ी देर और देखते हैं, टाइम पास थोड़ा और करते हैं। धीरे धीरे मैं उसमें अपना वक्त देता रहा और थोड़े टाइम के बाद ऐसी हालत हुई कि मैं पूरी फिल्म समझता गया और रोता गया, जिसके अंदर एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा। उसमें कोई तमिल का कोई हीरो है और वो अफगानिस्तान चला गया है, दुबई शायद कहाँ पे, और वहां जाके वो रेगिस्तान में मतलब बंधुआ मजदूरी कर रहा है और वहां का उसने स्ट्रगल दिखाया है। जिस चीज की मुझे शब्द एक भी समझ नहीं आया, ना मुझे दुबई की लैंग्वेज आती ना मुझे साउथ की लैंग्वेज आती, लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें घुसता गया और मैं उसको समझता चला गया। जैसे जैसे आप अपना इंटरेस्ट उस चीज में दिखाते जाओगे ना, वो चीज आपकी अपनी होती जाएगी और आप उसको बेटर तरीके से समझते चले जाओगे। तो मैथ भी ऐसा ही है, थोड़े दिन तो इससे प्यार करना पड़ेगा, एक बार कर लोगे फिर ये आपके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से स्टूडेंट को जगह और हर हाल में जगह कामयाबी में। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था मेरे बच्चों, ये बात है करीबन 2016-17 के आसपास की। तो सुबह मेरी क्लास होती थी 8 बजे, तो जहां मैं अपनी गाड़ी लगाता था उसी के साथ में एक साइकिल खड़ी रहती थी, तो उसकी साइकिल खड़ी रहती थी और उसकी साइकिल पे सफेदी के दाग लगे रहते थे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, रोज ऐसा महसूस होता था यार ये साइकिल यहाँ खड़ी कैसे होती है मेरे साथ, इस पे दाग लगे हुए हैं, ये मतलब कौन ऐसा बच्चा है जो आज के समय में जैसे आकाश है बिल्कुल टिप टॉप होके रहता है, और एक बच्चा बिल्कुल साइकिल ऐसी लेके आ रहा है टूटी फूटी और उसपे सफेदी के दाग लगे हुए। मैंने उस बच्चे को
पकड़ा, बुलाया और उससे बात करी कि ऐसे साइकिल से आ रहा, कहानी क्या है। उस बच्चे का नाम मैं बाद में आपको बता दूंगा। वो बच्चा मुस्लिम था, बाई रिलीजन। उसने कहा कि सर मेरे अब्बू जो थे वो गुजर गए। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भाई रहते हैं, अपने चाचा ताऊ जो रहते हैं, उन्होंने किसी ने मदद की नहीं। तो मेरी माता जी जो है वो इस हालत में है नहीं कि वो मुझे पढ़ा पाए। मेरी 2 छोटी बहनें हैं, वो गांव में ही रहती है, मैं खुद, और वो बच्चा बहुत बड़ी उम्र का नहीं था, 21-22 साल की उम्र का बच्चे की बात कर रहा हूँ। कह रहा मैं खुद और मेरा छोटा भाई, मैं अपने छोटे भाई को लेकर दिल्ली आ गया हूँ। अब क्या करता हूँ सर, मेरा रोज का काम ये है कि मैं रोज रात को सफेदी जाता हूँ, डीटीए के फ्लैट्स बन रहे हैं, वहां पे सफेदी करता हूँ और रोज शाम को निकलता हूँ 3 बजे के आसपास और रात को वहां से 9-10 बजे के आसपास घर पे आता हूँ। मेरा छोटा भाई जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। मैं 11 बजे आता हूँ, 2 बजे तक पढ़ाई करता हूँ घर अपने रूम पे बैठ के। सुबह उठ के आपकी क्लास लेने आता हूँ और उस समय मेरी क्लास की फीस थी करीबन 20-22 हज़ार रुपये ऑफलाइन की, मैथ सब्जेक्ट की। कहता मैं आपकी क्लास लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, अपना पढ़ता हूँ। मेरा भाई आता है 2 बजे के आसपास सरकारी स्कूल से, उसको मैं पढ़ाता हूँ। और बोला यही मेरी रूटीन है, इसलिए मेरे कपड़े भी ऐसे हैं और मेरी वेशभूषा भी ऐसे ही है। आप विश्वास मानना, जब उस बच्चे का एक्चुअल में उससे कहानी सुन रहा था ना, तो मैं ये समझ नहीं पाया कि क्या कोई 21 साल का बच्चा इतना समझदार हो सकता है। 21 साल का बच्चा क्या इतना इमोशनल हो सकता है कि वो अपनी खुद की भी तैयारी कर रहा है, 20,000 रुपये पैसे देके मेरे से पढ़ भी रहा है और अपने छोटे भाई को सरकारी स्कूल में पढ़ा भी रहा है और किराए के मकान में रह, रात को जाता है सफेदी करने शाम को। भाई आप विश्वास मानिए, वो बच्चा चंडीगढ़ में लगा, एसएससी से सेलेक्ट हुआ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। किस पोस्ट पे? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ, चंडीगढ़ इस समय ज्वाइनिंग है। और उसका जो छोटा भाई है वो अभी यूपी में शायद लखनऊ में लगा हुआ है इस पे एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। आप उम्र से मेरे हिसाब से 22-23 साल के, वो बच्चा 21 साल का और अपने साथ अपना छोटा भाई लेके घूम रहा है, उसका पालन पोषण भी कर रहा है, खुद भी पढ़ रहा है और ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि उसका छोटा भाई भी पढ़े। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक तंगी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हर किसी के पास इसका समाधान है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों से निकले हैं और IAS IPS तक लगे। अभी आपने मूवी देखी होगी 12th फेल, देखी थी 12th फेल? तो 12th फेल मूवी आपने देख के क्या सीखा कि कामयाबी पाने के लिए क्या जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो बहुत सारे रास्ते बनते हैं। ऐसे अनगिनत बच्चे देखते हैं हम जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, अखबार डालते हैं, अपनी खर्चा निकालते हैं और फिर पढ़ते हैं। तो पढ़ाई के लिए पैसा कोई भी हर्डल नहीं होगा। अगर आप एक बार मन पक्का कर लेंगे तो रास्ते सारे खुलेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि भोले शंकर भगवान ने प्रकृति की रचना करने के लिए कुछ ठाना कि भाई प्रकृति की रचना करते हैं। तो प्रकृति की रचना करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि मनुष्य बना दिए। और मनुष्यों की शक्ल कैसी बना दी? जैसी लगभग भगवानों की शक्ल थी ऐसे ही मनुष्य की शक्ल बना दी। लड़कियां बना दी, लड़के बना दिए, ऐसे मनुष्य बना दिए उन्होंने। फिर क्या हुआ कि सारे देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा यार भोले शंकर ने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि मनुष्य बना दिए और मनुष्यों की शक्ल वैसी ही दे दी जैसी भगवानों की है। मनुष्य में दिमाग भी दे दिया जो भगवानों में है। तो सारे देवता इकट्ठे हुए और सारे देवता इकट्ठे होके भोले शंकर बाबा के पास गए, महाराज के पास, कि ये आपने कौन सा अपराध कर दिया कि मनुष्य बना दिए, इसका कुछ समाधान निकालो। तो भोले बाबा ने कहा कि मैंने जिसको जो दे दिया सो दे दिया, मैं वापसी नहीं लूंगा। मैंने बना दिए मनुष्य तो बना दिए, मैं मिटाऊंगा नहीं इन्हें। तो सारे देवताओं के सामने एक संकट खड़ा हो गया अपने अस्तित्व का कि यहाँ तो गिने चुने भगवान और ये सारे के सारे भगवान बन गए। और भोले शंकर तो ऐसे हैं जिसको जो दे दिया सो दे दिया, रावण को वरदान दे दिया तो दे दिया, वो नहीं सोचेंगे। तो अगर इन मनुष्यों ने कल को तपस्या करके भगवान से कुछ मांग लिया तो भोले तो दे देगा, ये तो सारे भगवान बन जाएंगे। तो सारे भगवानों ने मीटिंग की, विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी तैयार करो कि भगवान ना बन पाए।
तो उन्होंने कहा कि इन सब के अंदर है ना, भगवान विष्णु ने कहा कि इन सब के अंदर क्या करो, जानवर बना दो। क्या बना दो? जानवर बना दो। इनके अंदर जानवर डाल दो। तो बोले जी जानवर कैसे डालें? बोले सब के अंदर एक मन बना दो। क्या बना दो? मन। मन समझते हो ना, जो हम सोचते हैं, दिमाग थोड़ी सोचता है, मन सोचवाता है उस चीज को। तो बोले मन रूपी राक्षस इसके अंदर डाल दो। बोले फिर क्या होगा? बोला ये मनुष्य जीवन भर लड़ता रहेगा, कभी भी इस मन रूपी राक्षस से जीत नहीं पाएगा। और कोई गिना चुना सदी में कोई एक जना जीत भी गया तो एक भगवान बन जाएगा, तो उससे दिक्कत ही क्या है? लेकिन पूरी दुनिया इस राक्षस को मारने में लगी रहेगी जो हर आदमी के अंदर है। मेरे दोस्तों, हर आदमी के शरीर में एक राक्षस रूपी मन है। कोई इसे मार देता है, कोई इसे नहीं मार पाता। जो इसे धीरे 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 मारने की तरफ लेके चला जाता है, वो धीरे धीरे डिसिप्लिन होता चला जाता है। जिसने इसे मार लिया उसका अट्रैक्शन भी बंद हो गया। जो इसको नहीं मार पाया, जो इसको और जगाता जाएगा, वो क्या होगा कि धीरे 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 इस राक्षस को और बनाएगा। आपने बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि एक पिता ने अपनी पुत्रियों के साथ रेप किया। पढ़ी है? वो क्या है? वो इस राक्षस को उन्होंने क्या कर दिया? और जिंदा कर दिया। तो ये हम सबके अंदर है। हम सबके अंदर ही वो गुण भी है कि हम धीरे धीरे इस राक्षस को शांत भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर इंसान भी पैदा कर सकते हैं और धीरे धीरे उस श्रेणी में जाएंगे तो भगवान भी बना सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हिमाचल में आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, बहुत सारे साधु ऐसे बैठे हैं जो 400, 400, 500 सालों से तपस्या कर रहे हैं बर्फ के पहाड़ों में। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने इस राक्षस को क्या कर दिया? मार दिया। तो मेरे बच्चे, ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या हैं। तो हमने ही अट्रैक्शन बढ़ाना है, हमने ही अट्रैक्शन घटाना है, तो ये हम सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस बच्चे का एक सवाल ये है कि मेंस की तैयारी कैसे करें? जो पीछे किया उसको रिवाइज करते रहें या क्या? आप YouTube चैनल तो फॉलो कर ही रहे होंगे, सर का भी मेरा भी। तो हमने उसमें एक स्ट्रेटजी बना के डाला था। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने ये कहा था कि मेंस की तैयारी सच मायने में अगर किसी सब्जेक्ट की आपको करनी है तो GS की करनी है। मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग में एक ही काम करना है जो हम भी करा रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है, तो मैंने क्या किया, उस पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को 3 क्लासों में ख़त्म करा दिया है। उस 3 क्लास में क्या हो रहा है कि उसका कंप्लीट रिवीजन करा दे रहे हैं, यानी आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाने लग रहे हैं। सेम यही गोपाल सर ने भी टॉप 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के कराने लग रहे हैं। बच्चे समझ रहे हो मेरी बात? तो ये टॉप 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के उसमें करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आपको दोबारा से वो सारे नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सर करा रहे हैं उससे मोर देन एनफ आपका इजीली हो जाएगा। वो एक तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा क्या है कि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे उसी से। और तीसरा जो अरुण सर करा रहे हैं वो रीजनिंग के मोटिव से करा रहे हैं। असली जो युद्ध है ना मेंस का, जो जीत या हार का फैसला तय करेगा, मेरे हिसाब से मैं खुद सेलेक्टेड हूँ GST इंस्पेक्टर, इसलिए तुझे सलाह दे रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ GS रोल प्ले करेगा। और अगर आपका प्रीलिम्स ठीक हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का होगा, GS बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जी सर। और जो बच्चा GD की तैयारी नहीं कर रहा है वो ये किताबें उन बच्चों को देना जो कोई GD की तैयारी कर रहा हो। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो SSC GD के लिए डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं? वो एक बार अपनी जगह पे खड़े होना। जो सिर्फ SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, अपने जगह पे खड़े होना। ठीक है। ओ वखरी है टौर साडी वखरी पहचानी, टॉप उत्ते चलदा है यादव सरनानी, टॉप उत्ते चलदा है यादव सरनानी, टॉप उत्ते चलदा है यादव सरनानी। ओ नाम हौड़ी हौड़ी टच कीता है सिखाई नी, नॉलेज बथेरी बट नेचर तो शाइनी, बच्चा बच्चा करियर मिलता करदा गुमानी, टॉप उत्ते चलदा है यादव सरनानी, टॉप उत्ते चलदा है यादव सरनानी।
ਮੋਟੂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਲ ਰਾਨੀ ਨੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨੀ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਵੱਡਾ ਛੇਤੀ ਨੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੀ ਉਹ ਸੁੱਕਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਚੌਂਕਦਾ ਜੋ ਜਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ 1 in a million ਰਹਿੰਦੀ ਫੇਸ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਨੀ ਕਾਪੀ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਕਈ ਟੀਚਰ ਸਟਾਈਲ ਓ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਢੋਕੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਐਲਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਸੱਸ ਫੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੇ ਕहीं ਤਾਂ ਵੀ ਟੌਪ ਤੋਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਸਕਸੈਸ ਆਪੇ ਜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਰਹੀ ਵਸਦੀ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੂਫਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਦਵ ਸਰਨਾਨੀ ਰਾਹੋं में रुका नहीं मुझ में बाज़बानी है हौसला मेरा बुलंद है समझ से परे मेरी कहानी है।